व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? भाई ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? बढ़िया। आज हम लोग अपनी क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं एक वन शॉट वीडियो में। तो आइए अपने हम देख लेते हैं हम अपने कौन कौन से टॉपिक्स को आज कवर करने वाले हैं। तो हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड टॉपिक हमारा आता है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। एंड जो हमारा थर्ड है वो है ओम्स लॉ। यही है ना दोस्तों। और फिर इसके बाद हमारा क्या आता है वो हम देखेंगे, वो है हमारा सीरीज एंड पैरेलल। फिर उसके बाद हमारा आएगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आज स्टार्ट करते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी उसको अब हम समझेंगे डीपली। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट का सीधा सा मतलब है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर। यहाँ पर हमारे पास एक बल्ब दिया हुआ है, उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रेवल कर रहा है और उसी की वजह से जो हमारा बल्ब है वो कर रहा है ग्लो, और यह चीज़ हमारा हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। अब यहाँ पर देखो एक चल रहा है फिगर, उससे थ्रू हम समझते हैं। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोज थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। मतलब कि कोई टाइम है, उस टाइम के अंदर उस करंट को उस पार्टिकुलर एरिया में ट्रेवल करना पड़ेगा। अब हम एसआई यूनिट्स को देखेंगे। हम पहले देखेंगे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है एम्पियर, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से। और एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे एंड्रे मैरी एम्पियर, इन्हीं के नाम पर करंट की एसआई यूनिट रखी गई क्योंकि इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो अब हम देखेंगे फॉर्मूला ऑफ करंट। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है। हम चार्ज को क्यों लिखते हैं और टाइम को टी लिखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब बारी आती है असाइनमेंट ऑफ चार्ज, जो कि होता है कूलम्ब्स। इसको हम डिनोट करते हैं सी से। अब हम देखेंगे अपने एक एमीटर को, उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, एमीटर हमारा एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि मीज़र करता है इलेक्ट्रिसिटी को। और हम कहाँ यूज करते हैं? हम इसको यूज करते हैं सीरीज में। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ हमने फिगर लगाया हुआ है। हमारा भाई कोई सर्किट है और उसके सीरीज है, मतलब एक लाइन में। तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे एक प्यारी सी वीडियो के थ्रू, जिसमें एक हैंडसम सा बंदा वो अपनी कार को धक्का दे रहा है। अब आप बंदे को मान सकते हो वो एक करंट है, और जो हमारी गाड़ी है वो हमारा एक चार्ज है। जो आपका बंदा है, मतलब जो आपका आदमी है, जो आपका करंट है, वो काम क्या कर रहा है? वो काम ये कर रहा है कि आपकी चार्ज मतलब गाड़ी को उसको धक्का देकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहा है। और यही हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब किसी भी एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट तक किसी चीज़ को धक्का देकर किसी फोर्स के थ्रू ले जाना, और जो फोर्स होगा वही हमारा होता है वर्क डन। यही हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। हम चलते हैं आगे अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम उसको एक अलग वे में कैसे लिख सकते हैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो हमारा 2 पॉइंट्स का होता है, मेजरमेंट होता है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या, वर्क डन बाई चार्ज। अब उसी को हम लिख सकते हैं डब पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब हम उसको लिखते हैं वी से। तो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा अपने पोटेंशियल डिफरेंस को। अब हम इसको देखते हैं भाई इसकी खोज किसने की। इसको हम पढ़ तो रहे हैं। अब देखो, इसकी खोज अलेसैंड्रो वोल्टा जी ने की थी, और इन्हीं के नाम पर पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट को रखा गया। और ये भाई ये कौन थे? ये एक इटालियन फिजिसिस्ट थे, समझ रहे हो। तो लड़कों लड़कियों, हमारे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बाई चार्ज। अब भाई वर्क बाई चार्ज है, तो इसको हम और किस तरह लिख सकते हैं इसकी और लोवेस्ट फॉर्म में। वर्क होता है हमारा जूल और चार्ज होता है हमारा कोलाम्ब। अब जब चार्ज और कोलाम्ब हम यहाँ पर देख रहे हैं और वर्क को जूल देख रहे हैं, और पीडी मतलब वोल्ट, मतलब हम वोल्ट इज इक्वल टू जूल बाई कोलाम्ब लिख सकते हैं क्या? क्यों नहीं लिख सकते? है तो वही, और उसका एक स्मॉलेस्ट फॉर्म हमने यहाँ पर उसको लिख दिया। तो समझे लड़के और लड़कियों, हम अपने चलते हैं आगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम अपने वोल्ट मीटर को समझ रहे हैं कि भाई ये लगता कहाँ पर और उसका काम क्या है। लगता तो ये है एक सर्किट में, और लगता कहाँ पे है? रजिस्टर के पैरेलल में लगता है। मान लो आपकी कोई पेंसिल है, उसके पैरेलल में कोई लाइन अगर खींच दी जाए और उसी लाइन पे हम इसको रख दें और इसको हम ज्वाइंट कर दें, तो हमारा हो जाएगा पैरेलल। वही हमारा होता है वोल्ट मीटर, लगता है पैरेलल में। और इसका काम ये होता है कि आपके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। हो गया, और कुछ है नहीं। अब हम आगे चलते हैं।
तो लड़कों और लड़कियों, अब हम देखेंगे अपनी ओम्स लॉ को एक बहुत अच्छी प्यारी सी एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी तो मैं उसको नहीं कहूँगा, मैं उसको कहूँगा एक एनिमेशन के थ्रू। उसको हम समझते भाई ये ओम्स लॉ हमारा वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो अब हम अपने इन छोटू से करंट से समझेंगे अपने ओम्स लॉ को। और ये हम अभी हमारे पास 2 लोग और आने वाले हैं, उनका हम वेट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हम आपको समझाते हैं इसकी आगे धीरे धीरे इसका प्रोसेस। आगे चलते हैं, हम लोग समझते हैं। तो अब देखो, ये हमारे करंट भाई साहब के फ्रेंड है जो है वोल्टेज, और ये हमारे करंट को धक्का दे रहे हैं। हम इसको अगर अपने साइंस की लैंग्वेज में समझें तो हमारे करंट को जो होता है वोल्टेज वो धक्का देता है, तभी हमारे वायर में करंट की सप्लाई हो पाती है। ऐसा समझो इसको आप लोग। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अब आगे और क्या चल रहा है इनकी कहानी में। तो दोस्तों चलो आपको हम सैर कराते हैं अपने वायर के अंदर। यहाँ का सीन कैसा है, यहाँ का दृश्य नज़ारा कैसा है। चलिए अपने हम वायर को थोड़ा जूम करके देखते हैं, एक बड़ा सा जूम करके देखते हैं। एक हमारा करंट है वो भाई ट्रेवल कर रहा है, इसकी मतलब होता ना कि वायर के अंदर होता है करंट फ्लो करता है। अब वोल्टेज क्या काम करता है, वो करंट को पूरे वायर में कराता है ट्रेवल, पूरे वायर में। समझे आप। अब इसके बाद देखो क्या आएगा, आपके वायर में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ना, जो आपके वायर के अंदर को जो करंट को रोकता है। अब वो डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी कितनी है करंट को रोकने की। अब इसको आप समझते हैं एक वीडियो के थ्रू। आपका ये रेजिस्टेंस है ऊपर वाला, बहुत नालायक बच्चा ही है। आपका देखो वोल्टेज वाला कितनी मेहनत कर रहा है कि आपका करंट पास कर जाएगी, दूसरी जगह पास कर जाए। लेकिन आप देखो रेजिस्टेंस कितना नालायक है। देखो फिर देखो इसको देखो भले। और ऐसा ही होता है हमारे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमारा यही कहता है कि अगर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा तो आपका करंट लो हो जाएगा, आपका करंट लो हो जाएगा। अगर करंट ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। ये हमारा कहता है ओम्स लॉ। इसको हम समझते हैं मैथमेटिकल वे में। आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब अपने ओम्स लॉ के फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज को हम थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखो हमने यहाँ पर क्या सीखा था कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा आई था। मतलब कि अगर हमारा वी इंक्रीज़ करेगा तो हमारा आई भी इंक्रीज़ करेगा, और अगर हमारा वी डिक्रीज़ किया तो हमारा आई भी डिक्रीज़ करेगा। यही हमारा कहता है ओम्स लॉ। अब अगर हम इस पोर्शनैलिटी साइन को हटाएं यहाँ से, इसको इक्वल टू में अगर इसको हम कन्वर्ट कर पाएँ तो हमें इस यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, और वो है हमारा कांस्टेंट एक रेजिस्टेंस। आर हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है। मतलब ये कोई वैल्यू होगी जो एक कांस्टेंट होगी हर जगह, हम जिस तरह का यूज़ करेंगे उसको। तो अगर यहाँ से हम इसको 3 तरह से देख सकते हैं। एक तो पहला तो यही हो गया v इजिकल टू आई आर, और दूसरा एक हो जाएगा हमारे पास i इजिकल टू वी बाई आर, और एक तीसरा हमारे पास हो जाएगा r इजिकल टू वी बाई आई। हो गया ना हमारे पास ये 3 तरह से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा R है मतलब रेजिस्टेंस, इसकी SI यूनिट जो होती है, SI यूनिट ऑफ R मतलब रेजिस्टेंस, ये होती है ओम्स। और एक ग्रीक लेटर है, कौन सा लेटर है, एक ग्रीक लेटर है, उसी की हेल्प से हम इसको डिनोट करते हैं या शो करते हैं, और वो है ये ओम। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारा ये I इजिकल टू वी बाई आर है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा I है इसका R से कुछ रिलेशन है। इसका कैसा रिलेशन है, इसका रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये I है, अगर I ग्रोथ किया, अगर I इंक्रीज़ किया
तो हमारा R तुरंत कम हो जाएगा, और अगर R इंक्रीज़ किया तो I कम हो जाएगा। यहाँ इसका मतलब यही हुआ, और यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं हुआ कुछ। ठीक है, अब हम आगे चलते अपने समझते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो ओके फ्रेंड्स, देखो अब हमने इसके पहले अपने ओम्स लॉ को समझ लिया, उसके फॉर्मूला को देखा हमने, और हमने उसको एक अच्छे से एनिमेशन के थ्रू समझा, जिसमें हमारा एक छोटू सा करंट था और एक छोटू सा वोल्टेज था जो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस था वो उनको जकड़ लिया था, उनको पकड़ लिया था, वो उनको मूव करने नहीं दे रहा था। तो अभी हम देखने वाले हैं फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर जो हमारा रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो डिपेंड करता है, ऐसे कौन से रीज़न हैं, उनको हम आज फाइंड करेंगे। आइए चलते हैं, उनको हम फाइंड करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर समझने वाले हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो पहला फैक्टर हमारा ये है कि लेंथ ऑफ द वायर या फिर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, आप बोल सकते हो कंडक्टर, या फिर आप वायर लिख लो, आप चाहे जो लिखो, मतलब दोनों का एक ही होगा। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं एक फिगर के थ्रू। मान लेते हैं ये हमारा कोई एक वायर है, ये एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, ये हमारा वायर हो गया। अब वायर के अंदर क्या होते हैं, वायर के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लेते हैं हमारा ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं इसमें हम, अब वायर या कंडक्टर के अंदर जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिक चार्जेस जब उसके अंदर जब फ्लो करेंगे, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स इसको रोकेंगे। हमने इसको पहले देख लिया है एक ओम्स लॉ में, कि जो हमारा करंट था वो जब वो ट्रेवल कर रहा था हमारे वायर के अंदर, तो जो हमारा रेजिस्टेंस था उसको रोक रहा था। अब लेंथ एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है यहाँ पर, कि मान लो इसका एक लेंथ हो गया, तो इतने दूर में इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, तब जब इतने दूर जब करंट फ्लो करेगा, आई जब फ्लो करेगा तो क्या होगा, तो इसको रोकेंगे यहाँ तक। तो ये हमारा हो जाता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिस पे डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। अब दूसरा आता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये क्रॉस सेक्शन से मतलब क्या हमारा हो रहा है, इससे मतलब हमारा ये है कि हमारा मान लो ये कोई एक वायर है, फिर से हम मानते हैं हमारा ये कोई वायर है, इसको हम मान लेते हैं ए क्यू, हमारा ये कोई ए क्यू वायर है। ठीक, अब इसके बाद इसमें यहाँ पर क्या होगा, अब मान लेते हमारा ये वायर थोड़ा मोटू सा हो गया, इसने कुछ खाना पीना खाया तो ये और मोटा हो गया, इतना मोटा हो गया। ठीक है, अब ये हमारा जब वायर इतना मोटा हो गया, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। अब देखो, अब ये वायर और हमारा ये वायर दोनों हैं तो एक ही साइज के, लेकिन डिफरेंस इसमें क्या है, ये पतला है और ये मोटा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है। इसका देखो एरिया इतना ही है, इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक का है और इसका एरिया बस इतना ही है। तो डिफरेंस हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक में और इतने में डिफरेंस है कि नहीं। तो जब इतना एरिया ये कवर कर रहा है ये वाला वायर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, मतलब कि अगर जब ये इसमें जब हमारा करंट जब फ्लो करेगा तो उसको ये ज़्यादा रोकेंगे हमारे करंट को। हमारा करंट इस साइड फ्लो कर रहा है, तो जब फ्लो करेगा तो ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको रोकेंगे तो क्या हो गया, ये भी एक रेजिस्टेंस का तो काम कर रहे हैं। और एक हमारा जो थर्ड फैक्टर होता है वो होता है मटेरियल। हम वहाँ पर कौन सा यूज़ कर रहे हैं अपने वायर में, हमारे कंडक्टर का मटेरियल, मतलब कि जो हमारा कंडक्टर है, वायर है, वो किस चीज़ का बना हुआ है। मान लो वो एल्युमिनियम का है, या फिर कॉपर का, या फिर आयरन का, ऐसे बहुत से अलॉयज को मिलाकर बनते हैं। अब इसका रेजिस्टिविटी
वैल्यू अलग होगी, इसकी रेजिस्टिविटी वैल्यू अलग होगी, इसकी रेजिस्टिविटी वैल्यू अलग होगी। तो अब जब इन तीनों में जब अलग अलग जब करंट जब फ्लो करेगा तो ये अलग अलग अमाउंट में उसको रेजिस्ट करेंगे, उसको रोकेंगे हमारे करंट को। तो इसलिए जो हमारा होता है ना मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर और वायर, वो भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है रेजिस्टेंस के रूप में। तो हम इसको और समझते हैं। हमारे जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसमें और डीप स्टडी किया, इस पर और सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने कुछ फार्मूलाज क्रिएट किए हैं। अब हम उन फार्मूलाज को समझेंगे कि हम उसको कैसे अप्लाई कर पाए अपने बुक में, अपने इक्वेशंस में, अपने क्वेश्चंस में। देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने कुछ फार्मूलाज को लिखेंगे जिनको हम मैथमेटिकली वे में लिखते हैं। तो ये फार्मूलाज हमने तब पाए, हमारे साइंटिस्ट्स ने बहुत सालों तक एक्सपेरिमेंट्स किए। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट में क्या पाया कि जो आपका होता है रजिस्टर, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। बोलो कैसे? देखो ऐसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर आपका एल बढ़ेगा, मतलब आपका लेंथ बढ़ेगा, तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हमने आपको ये पहले बताया था कि आप एक बार फिर समझ लेते हैं। देखो हमारे पास एक वायर है हमारे पास यहाँ पर, इसमें इतने दूर तक इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इतने दूर तक जब करंट जब फ्लो करेगा तो रेजिस्ट करेगा, मतलब कि लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा। हम इसको और बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस और बढ़ेगा। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब एक ये हमारा पहला निकल आता है फॉर्मूला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब देखो जो हमारा दूसरा निकल कर आता है फॉर्मूला, वो क्या कहता है कि अगर हमने किसी एक्सटर्नल फैक्टर, कौन से फैक्टर? एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि मेल्टिंग, हैमरिंग, ऐसे बहुत से फैक्टर्स के थ्रू अगर हमने अपने इस वायर के फिजिकल स्टेट को चेंज कर दिया। मान लो ये इतना पतला है, हमने इसको पीट पीट कर आफ्टर ये बदल गया इसमें, इतने वायर में। लेकिन अब ये वायर और हल्का मोटा हो गया है। अब जब मोटा हो गया है तो देखो, अब उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर थे और उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं। लेकिन अब देखो दिक्कत क्या यहाँ पर आ रही है। यहाँ हमें ये दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर थे, यहाँ अब वो पास पास आ गए हैं। तब भी वो रेजिस्ट करेंगे, जरूर करेंगे। तो अब हमारा रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A के। अगर एरिया बढ़ा तो हमारा रेजिस्टेंस घट जाएगा। एक मैं आपको अच्छा समझाता हूँ। हमारा ये कोई एक वायर, ये वाला वायर है, हमने इसको और मोटा में इसमें हमने कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स वो दूर दूर थोड़ा उसमें थोड़ा स्पेस होगा, जो हमारा करंट होगा वो थोड़ा आसानी से ट्रेवल कर जाएगा। जब वो ट्रेवल कर जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हुआ, मतलब कि हमारा अगर R इंक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, तो हमारा एरिया डिक्रीज होगा। अब इसी का उल्टा आप समझ लो, अगर एरिया इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो एरिया डिक्रीज होगा। समझे? अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम अपने इस वाले फॉर्मूले को और अपने हम इस वाले फॉर्मूले को, हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड।
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ठीक, अब हम जब इनको कंबाइन करेंगे तब ये ऐसे तो कंबाइन होंगे नहीं, तो जो ये है ना प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल साइन, हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए यहाँ पर हम एक कांस्टेंट रखेंगे। वो हमारा कांस्टेंट क्या होगा कि हम यहाँ पर जो मेटल यूज़ करेंगे, मतलब हमारा ये जो वायर है ये आयरन का है, तो इसका कोई एक होगा ना मेजरमेंट की, मतलब ये कितना रेजिस्टेंस, कितना करंट को ये रोकेगा, कितना करंट को पॉज करेगा, रेजिस्ट करेगा। तो वही हम इसको यहाँ उठाकर पुट कर देंगे। हमने इसको कन्वर्ट किया इक्वल टू के साइन में, इक्वल के साइन में किया, हमें ये अब आसानी हो गई। इसको हमने आसान करने के लिए यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दिया। अब हमने यहाँ पर यूज़ क्या किया, हमने यहाँ पर यूज़ किया रो, इसको हम बोलते हैं रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो बाई रो एल इंटू बाई ए। एल मल्टीप्लाई होगा रो से, एल मल्टीप्लाई होगा रो से अपॉन ए। ठीक है, मतलब एरिया से ये डिवाइडेड है और रो से मल्टीप्लाई एल है। अब देखो इसमें समझाते हैं आपको ये रो भाई है क्या। ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मतलब मैंने आपको बताया ना, हमने इसको हटाया तो इसको रखा यहाँ पर। मतलब ये कोई एक कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, उसकी कितनी रेजिस्टिविटी है, उसकी कितनी रेजिस्टिविटी है, वही होता है हमारा रो, RHO। RHO मतलब इसको हम बोलते हैं रो, यार हमारा H साइलेंट है। ठीक है, अब भाई हम इसको यूज कर लेंगे तो हमारा जो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होगा ये हट जाएगा। अब ये क्या है, मतलब मान लो कोई आयरन है, एल्यूमिनियम है, उससे रेजिस्टिविटी होगी, तो आप उसको यहाँ पर यूज कर लेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपके बुक में एनसीईआरटी में और भी बुक्स, सभी बुक्स में एक टेबल दी गई हुई है जहाँ पर आपको बहुत सारे मेटल्स के बारे में बताया गया है कि उनकी रेजिस्टिविटी कितनी है, अलॉयज के बारे में बताया गया है, कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर बताया गया है। मैं अभी आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, चलो बता देता हूँ कि जो हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स और अलॉय, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत होती है लो, लो रेजिस्टिविटी, मतलब कि ये करंट को कम रोकते हैं, तभी तो इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी को रोक लें तो ये तो इंसुलेटर हो जाएंगे, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। अगर हम इनको अपने किसी सर्किट में यूज़ कर रहे हैं, किसी अपने डिवाइस में यूज़ कर रहे हैं, तो बस तो ये काम क्या है, हमें इनके थ्रू करंट नहीं लगेगा अगर ये करंट को फ्लो नहीं करेंगे तो। अब देख लेते हैं हमारे गुड कंडक्टर कौन से होते हैं, हम उनको कैसे पहचाने। अब देखो, जिनका रेजिस्टिविटी 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर तक होगा, वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे होंगे गुड कंडक्टर। ठीक है, ये हमारे होंगे गुड कंडक्टर। अब इसके बाद देखो, अब जिनका 10⁻12 से लेकर 10⁻17 ओम मीटर तक होगा, वो हमारे पुअर कंडक्टर होंगे, पुअर कंडक्टर। अब इनमें हमारे क्या आ जाएंगे, रबर आ गया, प्लास्टिक आ गया, ये सभी हमारे पुअर कंडक्टर हो जाएंगे। अब देखो, जो हमारे अलॉयज हैं, मेटल्स हैं, हम इनको यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में। जैसे कि जो हमारा बल्ब होता है, उनमें
होता है ना यूज टंगस्टन, तो हमारा वो एलॉय है। अब वो हम उसको यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको जितना ज़्यादा करंट सप्लाई करते हैं लेकिन फिर भी वो मेल्ट नहीं होता, वो बर्न नहीं, जलता नहीं। क्यों? क्योंकि वो एलॉय का बना हुआ है। अब उसका टेम्परेचर हाई होगा नहीं जल्दी, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। और ऐसे हम अपने कॉपर और एल्युमिनियम को यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल लाइंस की सप्लाई के लिए। आपके घर में लाइट की सप्लाई होती होगी ना, तो उनकी सप्लाई के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं अपने सीरीज़ एंड पैरेलल को, जहाँ पर हम पहले सीरीज़ को देखेंगे, फिर हम देखेंगे अपने पैरेलल को। पहले अपने देखते हैं हम सीरीज़ को, ठीक है। आइए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। तो हम एक एनिमेशन के थ्रू समझने वाले हैं कि यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं सीरीज़ में। तो हम इनको, हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, इनको हम एक सर्किट में ऐड करेंगे और इन पे हम एक 6 वोल्ट की बैटरी और एक स्विच और एक एमीटर हमने यहाँ पर ऐड किया है। हमने स्विच को ऑन किया और हम एमीटर के रीडिंग को चेक करेंगे। और फिर जब हमने अपने एमीटर को रीडिंग चेक किया, अब हम अपने एमीटर को पूरे सर्किट में कहीं भी अगर घुमाएंगे तो हमें सेम रीडिंग मिलेगी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम इन तीनों रजिस्टर का एक साथ वोल्ट मीटर के थ्रू उनको मेज़र करते हैं। फिर उनको हम एक सेपरेटली अलग अलग करके हम उन तीनों का मेज़र करते हैं। फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब देखिए, हमने पहले ए पॉइंट बी पॉइंट का मेज़र किया। अब उसके बाद हम बी पॉइंट से अब सी पॉइंट तक मेज़र करेंगे, फिर ई एफ का मेज़र करेंगे। ओके, अब देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पर हमने मेज़र कर लिया। अब देखो अब क्या मिला, V1 = 3 वोल्ट, V2 2 वोल्ट एंड तीनों का सम करेंगे तो 6 वोल्ट, ठीक। अब एक देखो मतलब कि यहाँ पर जितने तीनों रजिस्टर्स का सम एक है, मतलब अलग अलग रजिस्टर्स को अगर हम सम करेंगे साथ तो हमारा वो पूरे रजिस्टर्स का सम होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है फॉर्मूला, V = V1 + V2 = V3। अगर यहाँ पर हम ओम्स लॉ को अप्लाई करें V = IR को, तो हमें क्या यहाँ पर मिलता है, यहाँ से V = V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3, ठीक है। अब देखते हैं हमें, अब अगर हम इन चारों को देखें तो हम यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि IR = IR1 + IR2 + IR3। अब अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो इसको एक कांस्टेंट रख के मान चलते हैं, तो = R1 + R2 + R3, मतलब जो हमारा एक पूरा सम था 6 वोल्ट, मतलब कि वो 3 2 1 इन तीनों का सम है ना। तो दोस्तों हमने अभी सीरीज़ को देखा। अब हम अपने समझते हैं पैरेलल कनेक्शंस को, हमारे पैरेलल कनेक्शंस किस तरह के होते हैं। आइए हम उनको और देखते हैं ब्रीफली एनिमेशंस के थ्रू, ठीक है, चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी सर्किट है जहाँ पर जो हमारे रजिस्टर्स हैं वो पैरेलल कनेक्शंस के थ्रू जॉइंट हैं। अब हम इनको देखेंगे यहाँ पर कि हमारा करंट है वो क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। हम पास देखिए यहाँ पर 3 रजिस्टर्स हैं, R1 R2 एंड R3, ठीक। अब यहाँ पर हम अपने करंट को ऑन करेंगे तो जो हमारा करंट है वो डिवाइड होगा 3 पार्ट्स में। हम यहाँ पर ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। पहला हमारा I1 I2 एंड R3। अब हमारा जो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा I होता है वो हमारा I = I1 + R2 = I3। जब हम ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है कि I1 = V/R1, I2 = V/R2 एंड I3 = V/R3। अब अगर हम यहाँ पर देखें, हम अगर इन सभी रजिस्टर्स को एक साथ मिला लें, अब उनको हम एक कांस्टेंट RP मान के चलें, तो अगर हम उसको RP मान चुके हैं, तो हम अब इसको उठाकर यहाँ पर देखेंगे तो I = V/RP। अब एक यहाँ पर कांस्टेंट पर लेंगे जो हमारा V/RP = V/RP, R1 = R2 एंड R3 सभी कट जाएंगे तो हमारा बचेगा 1/RP =
1/R1 प्लस 1/R3 प्लस 1/R2। ठीक है, हमारे पास ये बचा। अब इसी तरह हम यहाँ पर चाहे जितने रजिस्टर्स लें हम उनको भी इसी तरह देखेंगे। तो लड़कों और लड़कियों, अब हम अपने देखने जा रहे हैं डिफरेंसेस हमारे सीरीज और पैरेलल में क्या क्या हमारे पास डिफरेंसेस हैं। इसके पहले हमने इसको देख लिया है कि ये कैसे वर्क करते हैं। अब हम इसको देख रहे हैं डिफरेंस का। ठीक है, हम पहले देखेंगे सीरीज को, फिर देखेंगे हम पैरेलल को। हम आगे बढ़ते हैं अपने। तो दोस्तों देखो, हम देख रहे हैं सीरीज़ को। अब सीरीज़ में भाई क्या होता है कि हमने जब अपने देखा था वीडियो में, हमने अपना एमीटर को यूज़ किया था। अब जब हमने उसको यूज़ किया तो हमने मेज़र किया, तो हमने मेज़र करने में क्या मिला कि हर जगह पर पूरे सर्किट में जो हमारी एमीटर की रीडिंग थी वो सेम थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एमीटर था वो क्या नापता है, वो नापता है करंट। तो मतलब कि हमारा जो करंट था वो पूरे सर्किट में था सेम। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने पैरेलल को कि भाई पैरेलल में क्या वो सेम है कि नहीं है। अब जैसा कि देखो, पैरेलल में वो सेम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि पैरेलल में कई सारे रेजिस्टेंस होते हैं और वो डिवाइड हो जाता है। तो वो पूरे सर्किट में तो एक जगह एक जैसा नहीं रहेगा, कुछ पॉइंट पे अलग रहेगा, कुछ पॉइंट पे अलग रहेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसके और देखते हैं डिफरेंसेस में। इसके दो डिफरेंसेस हम देखेंगे। तो अब हम अपने सीरीज़ के दूसरे देखते हैं डिफरेंस को कि इसका दूसरा क्या है डिफरेंस। कि देखो ये इसका डिफरेंस ये है कि जो हमारा होता है ना सीरीज़ में, इसके कितने होते हैं रजिस्टर्स। एक होता है रजिस्टर। अगर उस सर्किट में कोई मान लो एक लाइन है, उस लाइन को मैंने एक लाइन को कट कर दिया, क्या वो उस लाइन से कुछ ट्रेवल करेगा दूसरे पार्ट तक? नहीं होगा ना। तो वैसा यहाँ पर होता है कि अगर उस सीरीज़ वाले कनेक्शन में अगर कहीं पर भी हमारा कुछ भी ख़राब होता है, कोई भी डिवाइस कोई भी पार्ट ख़राब होगा, तो हमारे पूरे सर्किट में लाइट ट्रेवल नहीं कर पाएगी। और लेकिन इसी का उल्टा होता है, वो हम समझेंगे पैरेलल में। तो अब हमारे पैरेलल में क्या होता है कि देखो, पैरेलल में क्या होता है कि हमारे कई रजिस्टर्स होते हैं, कई रास्ते होते हैं हमारे करंट के फ्लो के लिए। तो इसलिए वहाँ पर हमारा जो करंट होता है वो अगर मान लो उसका एक पार्ट ख़राब भी हो जाता है तो दूसरा पार्ट तो ठीक है, तीसरा पार्ट तो ठीक है, उसके और जितने पार्ट वो सब तो ठीक हैं। तो मतलब कि उसके उन पार्ट्स के थ्रू जो हमारा होगा करंट वो ट्रेवल कर लेगा, लेकिन जो एक पार्ट होगा उस पार्ट में ट्रेवल नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या उसमें अगर हम पूरे सर्किट की बात करें तो क्या हमारे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है? जी हाँ, हो रहा है। क्योंकि बस हमारा केवल एक पार्ट ख़राब है, ना कि हमारा पूरे सर्किट में लाइट नहीं चल रही है। हमारे सर्किट में पूरा लाइट चल रही है, बस उस केवल एक पार्ट को छोड़कर। तो यही हमारा होता है पैरेलल कनेक्शन का फ़ायदा। और सीरीज़ का एक नुकसान ये है कि उसमें अगर मान लो कहीं पर भी डिस्टर्बेंस हुआ तो आपका पूरा का पूरा सर्किट ख़राब हो जाएगा। अब हम देखेंगे अपने आगे और कॉन्सेप्ट्स को। तो चलते हैं, मिलते हैं अपने आगे स्लाइड्स पे। तो क्लास 10 के स्टूडेंट्स सुनो, ये ना तुम्हारा लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपका लास्ट टॉपिक है। इसको आप चाहे जूल्स लॉ कहो, आप चाहे इसको कहो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बातें दोनों एक ही हैं, बस नाम अलग अलग हैं। आगे समझते हैं हम इसमें क्या देखने वाले हैं। इसको हम एक समझेंगे एक वीडियो के थ्रू, जहाँ पर देखो एक हमारा ये कोई सर्किट है। यहाँ पर देखो करंट की सप्लाई हो रही है। अब यहाँ पर लगातार करंट सप्लाई हो रही है। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है भाई, यहाँ से हीट निकल रहा है। जो हमारा जो है यहाँ पर लगा हुआ है कंडक्टर एक लगा हुआ है, उसके अंदर तो हीट निकल रही है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसी चीज़ को हम कहते हैं जूल्स लॉ। अब ऐसा आपको कहाँ कहाँ देखने मिलता है? आयरन में, टोस्टर में, आपके ओवन में, आपके केटल में, आपके हीटर में। अब हम देखेंगे अपने इलेक्ट्रिक बल्ब को, भाई ये कैसे जलता है। ये बना होता है फिलामेंट का। ठीक है, अब जब फिलामेंट जब लगातार जब इलेक्ट्रिसिटी जब पास होगी तो ये हीट होता है, और उसे हीट के कारण ये लाइट को इमिट कर देता है, प्रकाश को उत्पन्न करता है। अब ये भाई गलता क्यों नहीं है, ख़राब क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बना होता है टंगस्टन, जो इसका होता है फिलामेंट, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। जस्ट थिंक, इतना इसका होता है टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट। अब इसके अंदर भाई ये ख़राब नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर इनएक्टिव करके हमारे नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस फिल होती हैं, जिसकी वजह से ख़राब नहीं होता। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए आप एक लाएँ आयरन आपका दे भाई। अब हम लोग चेक करते हैं ये कैसे है ना। तो इसके अंदर देखो एक आपकी माइका की लगी होती है शीट, और जो इसका निचला होता है पार्ट वो होता है मेटल का। अब जब माइका का काम क्या है? माइका का काम होता है कि वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएगा। इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएगा मतलब क्या है इसका? कि इसका मतलब ये है कि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है।
अब जब वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ तो भाई वो उसको जब इलेक्ट्रिसिटी जब मिलेगी वो उसको रोक देगा। अब उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जब इकट्ठा हो रही है, जब इकट्ठा होगी तो जो उसके एटम्स इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अंदर हैं, जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, वो जब उससे टकराएंगी, लड़ाई हो जब उनकी उससे लड़ाई होगी तो उनमें कुछ हीट होगा ना जनरेट। अब जब वो हीट जनरेट हो भाई वो जाएगा कहाँ? आस पास से तो जाएगा ना। अब आस पास देखो कैसे जाएगा, हाई टू लो मूव करेगा। जो आपका मेटल है वो ठंडा है, अब जो आपका माइका है वो हीट है, तो आपका हाई टू लो मूव किया मतलब माइका से आपका मेटल में आ गया। तो अब इसी की हेल्प से हमारा जो होता है कपड़ा वो हो जाता है प्रेस, जिसको हम बोलते हैं इस्त्री करना। अब अपने आगे देखते हैं इसको और अच्छे वे में, मैथमेटिकली वे में, कि अपने हम जूल्स लॉ को समझते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने कॉपी और पेपर पेन उठा लेते हैं। अब आप आगे देखते हैं कैसे होता है वो। अब हम अपने आते हैं फॉर्मूला पे, तो उसके लिए अपने हम पेन पेंसिल उठा लेते हैं, देखते हैं अपने फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला हमारा ये निकल कर आता है कि पावर इज इक्वल टू W/T। अब यहाँ W/T क्या है? अब यहाँ पर W/T मतलब वर्क अपॉन टाइम। अब इस वर्क अपॉन टाइम को हम अपने इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, देखो इस तरह से, V इज इक्वल टू W/Q। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ हमें W मिला, यहाँ W मिला हमें दोनों में। अब हम चाहें तो हम यहाँ से अगर W की वैल्यू निकालना चाहें ये यहाँ से, तो हमें क्या निकल कर आएगा? W इज इक्वल टू VQ, है ना, W इज इक्वल टू VQ। और यही अगर यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो क्या होगा? हमारा W रिप्लेस हो जाएगा, हमें वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे? VQ पुट कर देंगे। पावर इज इक्वल टू VQ/T। क्या कोई चेंज आया? नहीं, बस केवल वर्ड्स में चेंज आ रहा है, लेकिन वैल्यू हमारी वही आएगी हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारा पहला फॉर्मूला हो जाता है जो हमारे एग्ज़ाम्स में हमें आता है डिराइव करने के लिए। अब अपने दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अब हम उसको ऐसे करते हैं कि हमने अभी जो निकाला था पावर इज इक्वल टू VI। अब हम इस पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर ओम्स लॉ को अप्लाई कर देते हैं। ओम्स लॉ के हम अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा? देखो, जो हमारा ये V है, V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू IR। अब अगर यही हम इस V को हम इस IR से रिप्लेस कर दें तो हम ये क्या हो जाएगा हमारा? ये IR इंटू I, कुछ ज़्यादा ही हो गया ये वाला, IR इंटू I। अगर इसको हम लिखें तो क्या होगा हमारा? ये I²R, मतलब कि पावर इज इक्वल टू I²R। ये हमारा निकल कर आया सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, इसको भी आप ध्यान से देख लो। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? अब इसके बाद जो हमारा ये IR² है, अगर हम यहाँ से और कुछ निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम? देखो, अगर हम इसी पावर की वैल्यू I²R को इस तरह लिख सकें, देखो हम ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? V/R होल का स्क्वायर इंटू R। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें क्या निकलेगा? अब हमारा R से R कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा R² बचेगा, तो यहाँ पर हमें बचेगा हमें V²/R इज इक्वल टू में क्या आएगा? पावर। ये हमारा आ गया थर्ड नंबर फॉर्मूला। अब देखो, अब यहाँ पर हम हीट की बात कर रहे हैं। हीट
इक्वल टू एनर्जी। आप चाहे उसे हीट कहो चाहे उसे आप कहो एनर्जी, दोनों बातें एक ही हैं। तो अगर हम अब इनको देखें तो क्या होगा, हम अपनी स्लाइड यूज़ कर लेते हैं ब्लैक स्क्रीन। अब यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। देखो अब हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी मतलब जितना पावर होगा और जितने टाइम में होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा हीट। अब हम अब चाहें हीट को, एक मिनट सॉरी, हीट एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी। अब एनर्जी इज इक्वल टू H मतलब हीट, तो H इज इक्वल टू P इंटू टी, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें पावर इंटू टाइम मिल गया। अब यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, अब देखो यहाँ पर हमने इसके पहले पावर की वैल्यू कुछ निकाली थी। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान दें तो वहाँ पर हमने पावर इज इक्वल टू VI लिया था, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हम। तो अगर हम यहाँ पर इसको P को रिप्लेस कर दें VI से, तो हमारा ये हो जाएगा हीट इज इक्वल टू VIT। ये हमारा पहला बनकर आया इक्वेशन। पहला इक्वेशन हमारा ये बनकर आया, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं हम यहाँ पे से और क्या निकाल सकते हैं। अब उसके बाद देखो जब हमारा VI आया था तो हमने उसको कैसे रिप्लेस किया था, हमने वहाँ पर I² R कर दिया था। अगर आप हमारे उस सेकंड इक्वेशन को ध्यान दो तो I² RT सब सेम वही रहेगा। अब यहाँ से देखो एक फॉर्मूला और निकलेगा, जो वहाँ पर हमने फॉर्मूलाज निकाले थे पहले ओम्स लॉ को अप्लाई करके, वही हमें यहाँ पर पुट कर देने हो गया बस, और हमें कुछ नहीं करना। देखो हीट इज इक्वल टू क्या था वहाँ पर, हीट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या कर पाएंगे, वहाँ पर हमने निकाला था पावर इज इक्वल टू V² अपॉन R। तो हम यहाँ पर उसको पुट कर देते हैं I इसके प्लेस पर, I² R के प्लेस पर उसको हम पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हीट इज इक्वल टू V² अपॉन R इंटू टी। ये हमारा हो गया। अब देखो यहाँ से हमारे पास एक कुछ निकलता है कंक्लूज़न, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ नए स्क्रीन पर। उसके लिए हमें इसको पूरा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अब जो हमारा H इज इक्वल टू I² RT था, यहाँ से हमें इसका मतलब क्या निकल रहा है, जो हमारा हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I² है। ये हमारा पहला हो गया। इसको अब क्या लिख सकते हो कि हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I², और फिर हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सेकेंड इक्वेशन, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। थर्ड, ये सभी आपके जितने फॉर्मूलाज निकले हुए हैं ये आपके सभी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। आपको इसको अच्छे से समझ लेना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में इसका डेरिवेशन आएगा ही आएगा। तो क्लास 10 के स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हुआ यहाँ पर। अब आप लोग अगर चाहते हो इसके हर एक लेक्चर को अलग अलग पढ़ना, तो हमने इसके पहले ही अलग अलग लेक्चर्स को तैयार कर लिया है। आप चाहो तो वहाँ से जाकर देख सकते हो, वहाँ से जाकर आप समझ सकते हो कॉन्सेप्ट्स को। ये था हमारा 1 शॉट वीडियो, पूरा एक चैप्टर का 1 शॉट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे जो कि हमारा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आप लोग अपना सपोर्ट हमें ऐसे बनाए रहिए जिससे कि हम लोग आपके लिए ऐसे कुछ अच्छी और नई नई चीज़ें लेकर आते रहें और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को लेकर आते रहें और अच्छे वे में आपको हम और समझा पाएँ। और हम आपके लिए और कुछ प्लान कर रहे हैं धीरे धीरे, हम आपके लिए क्या लेकर आएँ, कैसे बनाएं आपके वीडियोज़ हम आपको कैसे और हम कॉन्सेप्ट को समझा पाएँ और अच्छे से। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को भाई लोग आप शेयर जरूर करना, जिससे कि थोड़ा हमें भी
मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, तो वो और बच्चों तक हम और पहुंच पा रहे हैं, हम उनको भी और हेल्प कर पा रहे हैं। तो एक मोमेंट है हमारे सदगुरु सर का, मैं उनको बहुत सुनता हूँ। उनका एक मोमेंट अभी चल रहा है, सेव सॉइल। आप जब अपनी कोई पोस्ट करते हैं फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो अब हैशटैग सेव सॉइल को प्रमोट करें, जिससे कि जितने भी गवर्नमेंट है पूरे वर्ल्ड की, उन पर इम्पैक्ट पड़े। क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट हैं वो पॉलिसीज तभी तैयार करती हैं जब उन पर एक बनता है प्रेशर पब्लिक का। तो भाई सेव सॉइल एक अच्छा मूवमेंट है, हमें इसे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसे नहीं प्रमोट करेंगे तो हम एक रिकॉर्ड सर्वे किया गया था, उसमें बताया गया कि अभी जो हम लोग भोजन खा रहे हैं ना, वो हम अपने आने वाली जनरेशन का भोजन खा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम अपने सॉइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं, और हमें अपने कुछ आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए। हम उनको ये उनके लिए कुछ मामूली बात नहीं होनी चाहिए, ये हमारी विरासत है, और विरासत को बचा बचा कर रखना हमारा कर्तव्य होता है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग सेव सॉइल मूवमेंट को प्रमोट करोगे। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस। गुड बाय एंड सी यू सून। Depleted soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil. Let's make it happen.